तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समाजवाद एवं साम्यवाद में रूस की क्रांति। तो रूस में क्रांति जो हुई थी वो 3 बार हुई थी। तो सबसे पहले जो रूस में क्रांति हुई थी 9 जनवरी 1905 को हुई थी। तो रूस में आखिर क्रांति क्यों हुई थी? कुछ ना कुछ तो वजह होगा कि रूस में क्रांति हुई थी। रूस में जो पहली क्रांति 9 जनवरी 1905 को हुई थी, जब सारे लोग जुलूस निकाल रहे थे और राजा का विद्रोह कर रहे थे और बोल रहे थे मुझे रोटी दो का नारा कर रहे थे। रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो नारों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए रूस के राजा जो जार थे उस समय के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। तो वही उन जो राजा के सेना थे उन लोगों ने लोगों पे गोली चला दी। वो रविवार का दिन था, यानी संडे का दिन था, इसलिए इस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता। जो पहली क्रांति हुई 9 जनवरी 1905 को रूस में हुई, वो रविवार का दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता। जब जुलूस निकाल रहे थे आदमी लोग, तो सोचा था कि राजा को हटा देंगे। जार निकोलस जूत जो थे उस समय के राजा, जार निकोलस सेकंड, तो राजा अच्छे नहीं थे। सोचा था लोगों ने कि उन्हें निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राजा की सेना ने इन लोगों को दबा दिया, इसलिए ये क्रांति विफल हो गई, यानी क्रांति सफल न हो सकी। इसलिए फिर इसके आगे चल के फिर क्रांति सब होती है। तो आखिर क्रांति जो होती है, कोई ना कोई तो वजह होता है कि आखिर क्रांति क्यों हुई। कोई ना कोई तो वजह होता है कि आखिर क्रांति हुई क्यों। तो रूस के क्रांति के बहुत सारे कारण थे, जिसमें ये सब कारण हो गए। तो रूस की जो पहली क्रांति की जो कारण थी वो थी जार की निरंकुशता और उपयोग शासन। यानी जार जो थे वहाँ के राजा, वो अच्छे से काम नहीं करते थे, मतलब उन्हें अपना अकल नहीं था। उसकी जो पत्नी थी जारीना, उसके बस में था, मतलब अपनी पत्नी का बात सुनता था। जो बोलते हैं ना, जो हम लोग फिल्म देखा था, मैं हूँ जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, वैसे थे वो, जोरू के गुलाम थे। जारीना जो थी इनकी पत्नी थी, वो अपनी बीवी जारीना के गुलाम थे। और अपने जो सैनिक जो थे, बहुत सारे मुख्यमंत्री मंत्री से थे, वो सब चापलूस थे इनके, सब इन्हें भड़काते थे। ये राजा को अपना दिमाग नहीं था, अपने डिसीजन नहीं ले सकते थे, डिसीजन लेने की इनमें क्षमता ही नहीं थी। जिसमें डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं होती है वो जिंदगी में कुछ कर सकता नहीं, ये बात तो साफ है। तो इसमें भी डिसीजन लेने की क्षमता तो थी नहीं। तो जार निकोलस की जो बीवी थी जारीना, उस पे एक तो पादरी ने बस में कर रखा था, जिसको रासपुतिन कहते हैं। अब पूछ सकता है जैसे कि रासपुतिन को था, तो रासपुतिन जो एक भ्रष्ट पादरी था, जिसको जारीना को अपने बस में कर रखा था। तो जार की निरंकुशता और उपयोग शासन यही था पहला, कि वो चाटुकारों और चापलूसों से घिरा रहता था। डिसीजन लेने की उसमें कोई क्षमता ही नहीं थी, अपनी बीवी के बस में था, मतलब हर चीज जोरू का गुलाम जो होता ना, वो जोरू का गुलाम था, डिसीजन की क्षमता नहीं। और किसानों की खराब स्थिति, मतलब जो किसान वहाँ के थे वो खुश नहीं थे। जैसा कि हम लोग बताया था समानती व्यवस्था के बारे में, तो समानती व्यवस्था थी, एक कोर्ट हुआ कि 1898 से 1860 तक 284 बार किसान लोग विद्रोह कर चुके हैं। तो उस समय के जो राजा थे जार अलेक्जेंडर द्वितीय, तो उन्होंने समानती व्यवस्था को हटा दिया। लेकिन फिर भी किसान लोग खुश नहीं थे। समानती व्यवस्था तो हट गई थी, लेकिन उन लोगों पे कर्ज का बोझ बहुत लग गया था। अब उन लोगों के पास खेती करने के लिए अच्छे अच्छे सामान ही नहीं थे, तो वो लोग क्या कर सकते थे, खेती करने को उसके पास अच्छे अच्छे सामान नहीं थे। अब किसान करे भी क्या, उनके पास ना पैसा है ना खेती करने के सामान, ऊपर से सरकार जो ये राजा थे वो कर्ज बढ़ाए जा रही है, तो ये भी एक कारण था। फिर औद्योगिकरण की समस्या, अब जो उद्योग था वहां भी ये भी समस्या हुआ था कि औद्योगिकरण, बड़े बड़े जो पूंजीपति होते हैं, निवेशक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस जो करा जाता है तो कोई पैसा लगाने वाला एक इन्वेस्टर होता है। जैसे कोई इन्वेस्टर 5 करोड़ लगा दिया, फैक्ट्री लगा, तब फिर उस पे हो रहा है। लेकिन जो रूस में जो था कोई इन्वेस्टर ही नहीं था, मतलब जो होते हैं पूंजीपति निवेश करने वाले, वो इन्वेस्टर सब थे ही नहीं रूस में। तो बाहर के जो इन्वेस्टर सब थे, जो बाहर के इन्वेस्टर आने लगे यहाँ जो फैक्ट्री लगाने, तो वो सिर्फ अपना फायदा सोचने लगे कि मेरा फायदा हो। तो जब वो अपना कारखाना स्थापित करते हैं और मजदूरों को जब काम मिलता है, तो मजदूरों को अच्छी तनख्वाह तो दी नहीं जाती है। जैसा कि हमने बताया था कार्ल मार्क्स केस में कि मजदूरों को तनख्वाह नहीं दी जा रही थी। जो किताब लिखा था दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो औद्योगिकरण की समस्या ये भी थी कि मजदूरों को ना 8 घंटे से ज्यादा काम करवाया जा रहा था, जहाँ 400 रुपये का तनख्वाह होता था वहाँ 200 रुपया दिया जा रहा था। तो ये भी एक समस्या थी, औद्योगिकरण की समस्या। फिर उसके बाद आता है तो रूसीकरण की नीति। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष भारत है,
धर्म निरपेक्ष मतलब यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। तो हर एक देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो रूस में भी बहुत सारे धर्म के लोग थे, लेकिन रूस के जो राजा थे जार, उनका मानना था कि रूस में है ना, रूसी संस्कृति, भाषा और शिक्षा लाई जाए, मतलब सब एक के धर्म को मानेगा। और रूस का कहना था एक चर्च, एक रूस और एक जार, यानी पूरा रूस में जो जितने लोग अलग अलग धर्म में के है वो सब पादरी बन जाए, और रूस की जो शिक्षा होती है, भाषा होती है, जैसे हर एक धर्म का अपना शिक्षा होता है, जैसे मुसलमानों का कुरान हो गया, हिंदू का बाइबल गीता, ये सोचते थे रूसीकरण की नीति में जार किया ना सब हम ही लोग का माने, रूसी भाषा भी पढ़े, शिक्षा भी पढ़े। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, अब हम दूसरे पे कुछ भी थोप देंगे तो वो तो मानेगा नहीं, इसीलिए इसको भी दबा दिया गया, ये भी एक कारण थी। फिर विदेशी घटनाओं का प्रभाव, तो रूस और अमेरिका उस समय की बहुत बड़ी ताकत थी, दो जो थी सबसे बड़ी ताकत, एक तो अमेरिका थी और एक तो रूस। लेकिन विदेशी घटनाओं का प्रभाव, यानी जो रूस जो है ना अब जंग जो कर रहा था, जैसे 1854-56 में क्रीमिया का युद्ध हुआ, तो उसमें रूस की हार हो जाती है। रूस इतना बड़ा देश होके छोटे छोटे देश से हार रहा था, तो ये भी एक कारण थी। फिर बौद्धिक जागरण, फिर बहुत सारे लोगों जो हर एक क्रांतिकारी पैदा होवे कर होता है, हम लोग जान रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा होने लगे, लेखक जन्म लेने लगे, बहुत सारे किताब लिखे गए, जो द वर्जिन सियोल लिखी गई, जिससे प्रेरित होके नीलिस्ट आंदोलन हुआ था। तो नीलिस्ट आंदोलन, तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि नीलिस्ट आंदोलन क्या है? अब जैसे एग्जाम बोर्ड में आ जाए नीलिस्ट आंदोलन क्या है? तो नीलिस्ट आंदोलन का मतलब होता है आतंक का सहारा लेके, यानी अब हथियार का सहारा लेके किसी चीज को बदलना, तो हथियार का सहारा लेके, आतंक का सहारा लेके, जो उस समय के राजा थे जिन्होंने सामंती व्यवस्था हटाया था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय को 1881 में मार दिया गया था। अब ये भी पूछ सकता है कि आपसे कि सामंती व्यवस्था को किसने समाप्त किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए जो सामंती व्यवस्था को जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने खत्म किया था, यानी जार अलेक्जेंडर सेकंड ने खत्म किया था। बौद्धिक जागरण में बहुत सारे किताब लिखे गए, मैक्सियम गोर्की ने द मदर लिखी। फिर इसके बाद आया था प्रथम विश्व युद्ध की पराजय, तो रूस जो है ना उस समय 1914 में जो प्रथम विश्व जो हुआ था विश्व युद्ध, उसमें भाग ले लेता। अब रूस सोचता है कि है ना हम युद्ध में भाग ले लिया है, अब जो देश के अंदर का जो खलबली हो रहा है, मतलब जो सब विद्रोह कर रहे हैं लोग, हर एक चीज सोच रहे हैं कि ये सब के कारण, तो जार सोचता है, वहां का राजा सोचता है कि अगर हम युद्ध में भाग लेंगे तो लोग हमारा समर्थन करेंगे, और देश का जो अंदर का विद्रोह हो रहा है वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि हमारा देश जीते, हमारा देश जीते, जो भी अंदर परेशानी हो रहा है सब भूल जाते हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस भाग लेते हैं, तो रूस की जो हार होती रहती है लगातार, ना रूस के पास अच्छे हथियार थे, ना शस्त्र थे, ना कुछ, बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण रूस की हार होती रहती है। रूस लगातार हार रहे हैं पूरा, जिसके कारण रूस थोड़ा गरीब होता जाता, गरीब होता जाता, ये भी एक कारण थी, जिसके कारण दूसरा क्रांति हुआ 27 फरवरी 1917 को। लोग जो पेट्रोग्राद में जुलूस निकालते हैं, पेट्रोग्राद में जुलूस निकालते हुए जाते हैं, वो 27 फरवरी 1917 का दिन था जूलियन कैलेंडर के अनुसार। और गोरियन कैलेंडर के अनुसार जो था वो दिन 12 मार्च था। तो आखिर ये जूलियन कैलेंडर और गोरियन कैलेंडर में क्या अंतर है? तो जूलियन कैलेंडर जो रूस की पहली कैलेंडर थी, लेकिन फिर बाद में जूलियन कैलेंडर को हटा के ग्रेगोरियन कैलेंडर ला दिया जाता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो रहता है जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे रहता है। तो दूसरा क्रांति जो होता है 27 फरवरी 1917 को, लोग बहुत सारे पेट्रोग्राफ में जुलूस निकालते हैं और जाते हैं। तो राजा जो जार रहता है वो बोलता है कि जाके मार दो इन लोगों को, विद्रोह को रोको, लेकिन सैनिक लोग बोलते हैं इस बार हथियार नीचे रख देते, बोलते हैं हम नहीं करेंगे, आपका आदेश नहीं मानेंगे। तो राजा अब मजबूर हो जाता, वो सैनिक लोग से हथियार ले लेता। अब जो सैनिक लोग जो थे वो भी विद्रोह पे उतारे हुए आते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो फिर अब ये राजा अकेला क्या करे, इसको इसीलिए कैद कर लिया जाता है राजा को। और दूसरी क्रांति होती है अर्जाम निकोलस द्वितीय का जो शासन समाप्त हो जाता है, रोमनो वंश शासन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। और फिर 1918 में जान निकोलस द्वितीय और उनके परिवार को फांसी दी चली जाती है। लेकिन फिर जो फांसी दी चली जाती है, फिर जो बनते हैं इसके बाद लोकतंत्र, साम्यवादी और समाजवादी में बनते हैं करेंसिकी सरकार, करेंसिकी की एक सरकार होती है वो बनते हैं करेंसिकी, ये सरकार बनते हैं। लेकिन ये भी अलोकप्रिय थे, मतलब इसे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे, तो और ये भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। फिर जो इसके दल के नेता थे
एक सौ फिर आते हैं लेनिन। लेनिन जो थे वो स्विट्जरलैंड में थे। फिर ये लेनिन वापस आते हैं लौट के, वो दल के नेता थे, लौट के वापस आते हैं, बोलते हैं कि अभी रूस में क्रांति बाकी है। फिर लेनिन जो है, लेनिन जो क्रांति करते हैं ट्रॉट्स्की की सहायता से, ट्रॉट्स्की की सहायता से लेनिन इसका तख्ता पलट देते हैं और खुद सरकार बनाते हैं। ये क्रांति होती है 25 अक्टूबर 1917 को, और फिर लेनिन वहाँ के राजा बन जाते हैं। तो अब इसके आगे पढ़ेंगे लेनिन के बाद क्या होता है, लेनिन जब बन जाते हैं तो रूस में क्या बनता है।